हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल। सो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 9 को। और यूजुअली कहें तो हम आज बात करेंगे अपने बिजनेस स्टडीज के पार्ट बी की। पार्ट बी मतलब जैसे कि अभी तक हमने जितने चैप्टर्स पढ़े थे, कितने पढ़े थे, 8 चैप्टर्स पढ़े थे पार्ट ए के, जो आपका 17 नंबर का आपकी जो बीएसटी की बुक है। देखिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बीएसटी जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। सो आपका बच्चों 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से ये 70 मार्क्स का वेटेज रखता है ये, और ये रखता है 30 मार्क्स का वेटेज। सो यानी कि ये जो पार्ट बी है, इसमें 9 to 12 चार चैप्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें से आपका चैप्टर 9 और 10 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, और 11 और 12 ये भी 15 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। यानी कि जो पार्ट बी है, आपको यही समझ में आ जाएगा पार्ट बी को स्टार्ट करने से पहले ही कि ये सिर्फ चार चैप्टर ही कितना ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं पूरे बीएसटी में। पार्ट ए में क्या है, 1 to 8 चैप्टर है, जो सभी मिला के क्या कर रहे हैं, 70 मार्क्स का वेटेज रख रहे हैं। ये 70 और 30 क्या है, यहाँ मार्क्स है, ठीक है। बट ये जो पार्ट बी है, ये पूरा 30 मार्क्स का वेटेज रख रहा है, जिसमें सिर्फ आपके चार चैप्टर्स को कंक्लूड किया गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, पार्ट बी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपको रिटेनिंग करना है, बहुत ज्यादा याद करना है, नो, विच मीन्स अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, तो आपका पार्ट बी ही आपको बहुत अच्छे नंबर कंसिडर करा सकता है। 30 मार्क्स यहाँ से गारंटीड फिक्स है, अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ में आ गया। देखिए, पार्ट बी आपका किससे रिलेट करता है, पार्ट ए रिलेट करता था आपका मैनेजमेंट से, ठीक है। मैनेजमेंट आपने जान ही लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट होता है कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, किस वे में, किस स्ट्रक्चर में चीजों को आपको लेके चलना है। अब पार्ट बी क्या बता रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल से समझ में आ रहा है, फाइनेंस से समझ में आ रहा है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये देखिए, मार्केटिंग पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा लाइट का, बट मैं आपको ऐसे ही बोल के बता रही हूँ, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग ये बता रहे हैं। तो हम बिजनेस फाइनेंस के बारे में जानेंगे। जब फाइनेंस कहा तो फाइनेंस ही रिप्रेजेंट हो रहा है, मॉनेटरी टर्म की बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं। तो अब हम अपने पार्ट बी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। फाइनेंशियल का मतलब कि कैसे अपने फाइनेंस को, कैसे अपने मनी को मैनेज करना है, ताकि हम उसको यूज कर सके एक प्रॉपर वे में, जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके और हम अपने रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से यूज करके आगे यूटिलाइज करके उसको क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। तो पार्ट बी बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मार्क्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि आपको किस क्वेश्चन से कितने मार्क्स मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में जाके। सो पार्ट बी के लिए जल्दी तैयार हो जाइए। और अगर पार्ट बी देखने से पहले आपने पार्ट ए कवर नहीं किया है अभी तक भी, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाइए और उनको भी क्या करिए, कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको पार्ट बी भी बहुत अच्छे से समझ में आए। जब पार्ट ए क्लियर होगा तभी पार्ट बी भी बहुत अच्छे से क्या करेगा, आपको अंडरस्टेबल रहेगा। अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना पार्ट बी, जिसमें है हमारा चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। अब जानेंगे क्विकली कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिरकार होता क्या है। तो ये हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 9 है, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट में आपने अपना लास्टली पार्ट ए में पढ़ा कि कैसे चीजों को, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में चीजों को मैनेज करके चलना होता है, कैसे प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन सब प्रोसेस को फॉलो अप करना होता है, ठीक है। ऐसे ही सेम एज इट इज हम इसमें जानेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा नेसेसरी टर्म है पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक कंपनी के अंदर, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे जॉइंट वेंचर हो, चाहे किसी भी तरीके की कंपनीज हो, फर्म हो, बिजनेस हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसमें करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। इवेंचुअली इसको, फाइनेंस को मैनेज करना आपके घरों में भी किया जाता है। आपके फादर, आपके मदर, या अगर एज एग्जाम्पल आपको भी दे दें, अगर आपको एक पॉकेट मनी मिलती है, हम डायरेक्टली ऐसे ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आपको पर मंथ आपके पेरेंट्स 500 रुपीज पॉकेट मनी देते हैं। अब ये मत सोचना कि मैम हमें तो इतनी मिलती ही नहीं है, आपने इतनी ज्यादा कुछ ज्यादा ही बता दी। नहीं, एग्जाम्पल, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे अपने घर में या अपने क्लास में, तो शायद आपके पेरेंट्स आपको 500 देते भी हो मंथली, कि पॉकेट मनी अलाउ करते हो आपको।
करते ही होंगे, वैसे आजकल इतना तो दे ही देते हैं, ठीक है। सो 500 रुपीज अगर आपको एज अ पॉकेट मनी कंसिडर किया जा रहा है, दिया जाता है, पे ऑफ किया जाता है आपके फादर या आपके मदर के थ्रू, सो आप उस 500 रुपीज को कैसे मैनेज करते हैं? आप अपना पूरा सोचते होंगे जब आपको 500 रुपीज पर्टिकुलर किसी डे को दिया आपके पेरेंट्स ने, जैसे कि किसी मंथ के स्टार्टिंग 10 डेट को आपको 500 रुपीज दे दिए, तो आप सोचेंगे कि अच्छा मुझे इस महीने मेरी पॉकेट मनी में 500 रुपीज मिल गए हैं, तो अब मैं इसमें इसको कैसे कैसे स्पेंड करूंगा, कितने रुपीज अपने पर्सनल स्टेशनरी पे एक्सपेंड करूंगा, कितने मैं अपने टेस्ट एंड फूड पे, बेवरेजेस पे एक्सपेंड करूंगा, और कितने मनी को मैं अपना सेव करके रखूंगा अगर मुझे सडनली अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए जाना हुआ और मेरे पास अगर तब पैसे नहीं हुए तो मैं क्या करूंगा। तो मतलब कि आपने अपनी 500 रुपीज की क्या मिली, आपको पॉकेट मनी मिली 500 रुपीज को, जिसको आपने डिवाइड कर लिया अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। स्टेशनरी का अलग डिवाइड कर लिया, अपने खुद के फूड के लिए अलग डिवाइड कर लिया, और अपने सेव मनी के लिए अलग डिवाइड कर लिया, और सडन पार्टी प्लान्स के लिए अलग कैटेगरी में एक अमाउंट छुपा के रख दिया कि कभी सडनली फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान बनता है तो आप वहां भी रिसेंटली अपने आप से, पेरेंट्स से ना लेके अपने आप ही अपने मनी, अपने छुपाए हुए पैसों को यूज कर सके और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कर सके। तो इस तरीके से आप अपने मनी को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और जिस जिस तरीके से आपको नीड पड़ेगी, नीड होगी, उस अकॉर्डिंग आप उस मनी को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मैंने आपको छोटा एग्जांपल दिया था आपकी पॉकेट मनी से रिलेट करके कि आपको क्या मिली, इसकी पॉकेट मनी मिली, ठीक है। एक्चुअली में मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ट्राई करिएगा मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए, क्योंकि मैं भी बहुत कोऑपरेट कर रही हूँ। अभी बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है, सडनली 8 आवर्स कंटिन्यूसली ऑफलाइन क्लास लेने के बाद इस टाइम शूट करने पे मेरी आवाज बहुत मुश्किल से निकलती है, जिसे कह सकते हैं, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। ओके, सो ये पॉकेट मनी आपको मिली, आपने इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, और अपना पूरा मंथ इसी अकॉर्डिंग चलाया कि हाँ 500 की पॉकेट मनी आपने सफिशिएंटली हर एक पार्ट में डिवाइड कर ली। ऐसे ही एज इट इज आपके बिजनेस में भी होता है। हर एक बिजनेस को करने के लिए फाइनेंशियली मॉनेटरी टर्म की जरूरत होती ही होती है। कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंशियल, बिना मॉनेटरी टर्म के नहीं चल सकता है, ना ही स्टार्ट किया जा सकता है और ना ही उसी चलाया जा सकता है। हर एक बिजनेस को करने के लिए आपको मॉनेटरी फाइनेंशियल टर्म की नीड होगी ही होगी, चाहे वो कैसा भी बिजनेस हो। अगर आप 10 रुपए भी लगा के किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपको 10 से 15 रुपए का, 11 से 15 रुपए का मार्जिन दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है, इससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि यही होता है, जितने का आप इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में उतना ही मनी आपको वापस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो भी टर्म्स, जो भी बिजनेस आप करते हैं उसमें आपको फाइनेंशियल चीजों की नीड होती है, फाइनेंशियल मनी की नीड होती ही है। अब उस मनी को कैसे मैनेज करते हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे हम यही जानेंगे कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारे पास जितनी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, कोई फिक्स्ड एसेट है, कोई करंट एसेट है, उन चीजों को हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ताकि वो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सके और हमारे इन फ्यूचर हमारी हेल्प कर सके। तो ये था एक शॉर्ट वर्ड में, शॉर्ट तो नहीं कहेंगे, हाँ लॉन्ग ही कहेंगे इसको, एक लॉन्ग वर्ड में मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया आपको कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। अब जानेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉन्सेप्चुअली जान लेते हैं कि क्या होता है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ये एफएम देख के मत घबराइएगा कि मीनिंग ऑफ एफएम क्या होता है। सो मीनिंग ऑफ एफएम को मैंने ये शॉर्ट में करके लिख दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को शॉर्ट में लिख दिया है एफएम। हम कॉलेज में थे तब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते ही नहीं थे, उसे एफएम ही बोलते थे। एफएम से रिलेट करता है क्या, रेडियो को पहले के टाइम में हम एफएम कहा करते थे, तो इसीलिए हम अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी एफएम ही बोलते हैं। आप कॉलेजेस में जाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको एज अ सब्जेक्ट मिलेगा और उसको आप एफएम ही कॉल करोगे, ठीक है। सो क्या कहता है मीनिंग ऑफ एफएम हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखिएगा बच्चे, इसमें जो है बेसिकली 3 से 4 मेजर टर्म है जो आपके जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और ये एक दूसरे से को रिलेट होती है। इट रेफर टू इफिशिएंट एक्विजिशन, इसमें इफिशिएंट एक्विजिशन को देखेंगे हम ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, ये पूरा एक टर्म है, यूटिलाइजेशन, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, इफिशिएंट एक्विजिशन। ये थोड़ा मेरा मार्कर का लाइन सीधा सीधा ड्रॉ नहीं हो रहा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। मैं अंडरलाइन करके बताती हूँ आप लोगों को कि कौन कौन सी मेजर टर्म है इसके अंदर जिसको हम कंसिडर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने ये दोबारा से लिख दिया है क्योंकि मुझे अपना वर्क एकदम परफेक्टली ही पसंद है।
हॉच पॉच वर्क में मुझसे ना ही काम होता है और ना ही पढ़ाया जाता है। तो इसलिए मैंने आपके लिए दोबारा से इसको साफ साफ और नीट एंड क्लीन करके अंडरलाइन करके दिखाया है आपको कि क्या कहा गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है। सो इसमें बेसिकली 3 से 4 मेजर टर्म है, 3 कह सकते हैं हम, 1, 2 एंड 3 और फोर्थ वन इज दिस। हाँ, 4 मेजर टर्म है इस पूरे मीनिंग के अंदर और इसकी डेफिनेशन में भी यही टर्म्स को रिपीट किया गया है। सो क्या कहा गया है इसमें कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, इफिशिएंट इक्विजिशन ऑफ फाइनेंस बताता है। यानी कि इफिशिएंट का मतलब कि हमारे जो बजट के अंदर जितना भी हमारे पास मनी है उसका इफिशिएंट वे में क्या करेंगे, उसको अपने पास इफिशिएंट वे में रखेंगे। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, जितना भी हमारे पास फाइनेंस यानी कि जितना भी हमारे पास मनी है उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करेंगे। क्योंकि हमारे पास या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो पैसा होता है, जो मनी होता है, वो किसका होता है, लोगों का दिया होता है ना, जो हम शेयर होल्डर से लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, पब्लिक का पैसा होता है। तो हम उसको कैसे यूज करते हैं, इफिशिएंट इक्विजिशन के बिहाफ पे यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं फाइनेंस का इफिशिएंट वे में। जैसे हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था ना, इफिशिएंट का मतलब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बजट के अंदर, कम से कम रेंज के अंदर, ठीक है, उसका यूज करते हैं। तो इफिशिएंट इक्विजिशन ऑफ फाइनेंस करते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस यानी कि इफिशिएंट वे में यूज करते हैं अपने फाइनेंस को, ठीक है। इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, इफिशिएंट तरीके से उस मनी को, उस टर्म को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को। यानी कि अगर आपके पास फाइनेंस का सोर्स है, आपके पास फाइनेंस है, तो मैनेजर का क्या, फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल होगा उसमें, कि जो भी मनी है आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबके पास उनके एज पर प्रॉफिट के रेशियो के बिहाफ पे उनके पास पहुंचे, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा नहीं। जो डिटरमाइन किया गया, जो पहले से ही फिक्स कर दिया गया है, उसी वे में, इफिशिएंट वे में डिस्ट्रीब्यूशन हो फाइनेंशियल सोर्स का। एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस यानी कि जो भी आपके पास प्रॉफिट है उसको भी आप बहुत अच्छे से क्या करें, लोगों को हैंड ओवर करें। फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी, ताकि हमारी जो कंपनी है वो बहुत स्मूथिंग वे में, स्मूथ तरीके से, सरल तरीके से, आसान तरीके से क्या कर सके, चल सके, वर्क कर सके हमारी कंपनी। तो क्या बताई मैंने, बेसिकली 4 मेजर टर्म है। टर्म नंबर 1 ये है हमारा इफिशिएंट इक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। टर्म नंबर 2 इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। टर्म नंबर 3 इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। एंड टर्म नंबर 4 डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। ये हमारा टर्म नंबर क्या है, 4 है, ताकि हम क्या कर सके, स्मूथ वर्किंग कर सके कंपनी की। हैंड टू हैंड आपको ये लर्न भी कर लेना है बच्चा, ताकि आप लोगों को बाद में जाके आपको रिटेनिंग में प्रॉब्लम ना हो, लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये थोड़ा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, समझने के साथ साथ इसको रिटेन करना भी जरूरी है, याद करना भी जरूरी है, क्योंकि ये चीजें एक दूसरे से को लिंक होती हैं। ओके सो क्या कहा गया इसमें, 4 बेसिकली मेजर टर्म का यूज किया गया है। क्या क्या, एफएम इज रेफर टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको लोगों को दे रहे हैं, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से अपनी कंपनी को स्मूथ तरीके से वर्क करा सकें। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्क होता है अपने फंड को एक्वायर करना, यूटिलाइज करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और डिस्पोजल करना अपने प्रॉफिट का। यानी कि 4 मेन रोल प्ले करता है हमारा जो फाइनेंस मैनेजमेंट है। इफिशिएंट वे में एक्विजिशन करना, इफिशिएंट वे में यूटिलाइज करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना एंड डिस्पोजल करना। तो 4 मेन रोल प्ले करता है फाइनेंस मैनेजमेंट अपनी कंपनी में। फाइनेंस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा क्या करता है, रोल प्ले करता है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ओके सो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन पे पहुंचने से पहले अगर आप लोगों को ये समझ आ गया हो तो मुझे जरूर बताइएगा कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोगों को समझ में आ गया है। एक बार फिर से बताऊं या फिर चल जाएगा वह। सो क्या कहा गया है इसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर करता है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी, किस तरीके से स्मूथ तरीके से वर्क कर सके, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं, एफिशिएंट वे में यूटिलाइज भी करते हैं, उसका एक्विजिशन भी करते हैं। ओके अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, यानी कि क्या क्या हमारी डेफिनेशन है फाइनेंस मैनेज की, क्या कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है,
अब क्या बोला गया है इसमें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, अपने अंदर मिलाता है किसको, एप्लीकेशन ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, यानी कि किस तरीके से हमें एप्लीकेबल करना है जनरल मैनेजमेंट जो हमारी होती है, सामान्य मैनेजमेंट जो हमारी होती है। सामान्य मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जनरल मैनेजमेंट कि जो भी हम वर्क करते हैं, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ये जो भी हम करते हैं, उसके अलावा जो हमारा पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन होता है उसको कैसे करना है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इन्वॉल्व करते हैं। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ये जनरल मैनेजमेंट को अपने अंदर इन्वॉल्व करता है। साथ ही साथ प्रिंसिपल टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन, प्रिंसिपल्स भी बताते हैं कि सिद्धांत भी बताता है, रूल्स भी बताता है कि किस तरीके से पर्टिकुलर अपने फाइनेंस को, फाइनेंशियल टर्म को आपको क्या करना है, ऑपरेट करना है। विच मीन्स कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि जनरली आपको अपने पर्टिकुलर फाइनेंस टर्म को कैसे मैनेज करना है, कि जो भी आपकी कंपनी के पास पैसा है या जो भी मनी है, जो अभी फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स जो भी है, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उनका यूज करना है, ताकि वो आपको फ्यूचर में क्या कर सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प कर सके और ग्रोथ और सर्वाइव करने में हेल्प कर सके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बताता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है हमें कि कैसे जनरल मैनेजमेंट में अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ऑपरेट करना है, कैसे उन्हें यूज करना है, कैसे उनका ऑपरेशन करना है। ठीक है, ये थी हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन, हॉवर्ड एंड अपटर्न के अकॉर्डिंग दी गई थी ये डेफिनेशन हमें। अब हम जानेंगे क्या, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जानने वाली। तो जानते हैं क्या होता है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेसिकली 5 रोल होते हैं, 5 रोल होते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अभी मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं, आगे के जो 2 है वो आपको आगे बताऊंगी। और ये जो वीडियो मैं पार्ट 1 में कवर अप करूंगी, जितने भी टॉपिक इसमें कवर हो पाएगा, और जो रेस्ट ऑफ टॉपिक बचेंगे अपने पार्ट 2, पार्ट 3, जितना भी पार्ट इसका बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको थंबनेल पे आपको क्या बता देंगे कि कितने पार्ट्स में कवर अप हो रही है। क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है, डीप पढ़ने की नीड है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज्यादा कैसा रहे चैप्टर है कि इसको आप डीप से ही पढ़ के समझ सकते हैं। ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे, स्कोर गेनिंग नहीं होगा बिल्कुल भी। चाहे तो मैं आपको हेडिंग पढ़ा सकती हूँ, बट ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं है। जब तक डीप में नहीं जाओगे, जब तक आप उसका कंक्लूजन नहीं निकालोगे, तब तक अगर एग्जामिनर आपसे इनडायरेक्ट वे में, ट्विस्टिंग लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर इसका नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए इसकी वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, चैप्टर आपका लेंथी हो सकता है, पार्ट इसके मोर देन 2 भी हो सकते हैं, और शायद 2 में भी कवर हो जाए। जैसे जैसे कवर करा जा सकता है वैसे वैसे हम इसे कवर करेंगे और इजीली आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो अब जान लेते हैं सीधे तरीके से कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले कहाँ रोल प्ले करता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो देखिए क्या करता है ये। फर्स्ट रूल क्या है इसका, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, इसमें जो हमारा एक फाइनेंस मैनेजर होता है, यानी कि क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करने के लिए एक फाइनेंस मैनेजर होता है जो इन्हीं सभी चीज को, सभी तरीके के डिसीजंस को, जो भी डिसीजन, फाइनेंस मैनेजर क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस कौन कौन से होते हैं, ये सब हम अभी आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उनको, इन रोल को प्ले करने के लिए एक फाइनेंस मैनेजर होता है जो इन सभी रोल को प्ले करता है, और साथ ही साथ इन सभी डिसीजन को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, या फिर डिसीजंस को टेक करते हैं, डिसीजंस लेते हैं कि किस तरीके से क्या करना है, हमें किस तरीके से अपने रिसोर्सेस का यूज करना है। सो रोल नंबर 1 क्या है हमारा, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। हम यहाँ पे पहले से ही क्या कर लेते हैं, जब भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कि क्या साइज होगा, कितना साइज होगा हमारे किसका, फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स में किसको कंसीडर किया जाता है, जो आपकी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी चीजें जिनको जल्दी हम क्या नहीं कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो ही एसेट्स हमारे किस में कंसीडर किए जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में कंसीडर किए जाते हैं। तो कितना साइज के अकॉर्डिंग कितना, हाउ मच, कितना लगाना है, कॉम्पोजिशन, यानी कि इसमें ये जो हमारा साइज एंड कॉम्पोजिशन है वो डायरेक्टली किससे लिंक करता है, डायरेक्टली हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेट करता है। तो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या बताता है, डायरेक्ट, यहाँ मैं आपको नरेशन के बिहाफ पे लिख रही हूँ, ठीक है, क्या बताता है ये हमें, डायरेक्ट रिलेटेड टू किससे, डायरेक्ट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या देखते हैं यहाँ पे, हाउ मच
नीचे का रफ हो रहा है, इट्स ओके। हाउ मच शुड वी इन्वेस्ट, शुड वी इन्वेस्ट, मुझे ये लिखना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना लिखने वाली हूँ, इसीलिए मैंने पहले से ही यहाँ पे ये राइट डाउन कर दिया था। इट्स ओके, बट उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, पहले ये पढ़िए जो मैं बता रही हूँ कि यहाँ हम डिटरमाइन करते हैं साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये डायरेक्ट, ये जो रूल नंबर 1 है ये हमारा डायरेक्ट रिलेट करता है, किससे? डायरेक्ट रिलेट करता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। यहाँ पे हम अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, हाउ मच शुड वी इन्वेस्ट, हमें कितना इन्वेस्ट करना है, कितने अपने फिक्स, कौन कौन से फिक्स एसेट्स का यूज करना है, कितना यूज करना है, किस किस को हमें लगाना चाहिए, किसको हमें नहीं लगाना चाहिए, किस किस का इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, ये हमें रूल नंबर 1 बताता है। डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, और ये हमें बताता है हाउ मच शुड वी इन्वेस्ट, ठीक है। ये था हमारा रूल नंबर 1। नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा, रिवाइंड करके, ताकि समझ में आए। तो रूल नंबर, मैं आप लोगों को बार बार इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, समझ में आ जाए। मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं जब तक मुझे नहीं लगता है कि उन्हें आ गया है, तब तक मैं उन्हें 4 बार 5 बार 10 बार बताती हूँ। तो सिर्फ इसीलिए मुझे जब तक खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ना कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैं आपको 4 बार 5 बार रिपीट करती हूँ। बहुत से बच्चों को ये बहुत ज्यादा बोरिंग लगता होगा, अरे मैम बता तो दिया, अब क्यों बता रही हैं। बट बेटा मैं आप लोगों को इसीलिए बताती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी शायद आप लोगों को समझ नहीं आया, इसीलिए मैं उसको 3 से 4 बार रिपीट करती हूँ। तो इसलिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, बट आप लोगों को बोरिंग लगता होगा। जो बच्चे होते हैं ना एकदम से कि जल्दी से सब कुछ, हलवा है मिल गया है खा लो जल्दी से, ऐसे वाला नहीं होना चाहिए। जब तक समझ ना आए, जब तक आपके डेप्थ में न चला जाए, तब तक मैं आपको आगे नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरा यही फंडामेंटल रूल है कि मैं जब तक आप लोगों का बेसिक नहीं क्लियर करती, जब तक मैं किसी बच्चे का बेस नहीं बनाती हूँ, तब तक उसको आगे नहीं पढ़ाती। क्योंकि अगर बेस ही मजबूत नहीं होगा आप लोगों का, तो बिल्डिंग आपकी कैसे तैयार होगी। इसी तरीके से आप भी एक क्या हो, कच्ची मिट्टी की ही तरह हो। जब तक आपका नीचे से मरम्मत बहुत अच्छे से नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। जब तक आप ये बेसिक टर्म को नहीं जानेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ढंग से पढ़ा नहीं होगा तो फाइनेंस मैनेजर कैसे बनेंगे आप लोग, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर करके बताती हूँ कि क्या है पर्टिकुलर टॉपिक आपसे क्या कहना चाहता है, ताकि आप अगर मतलब इस तरीके से आपके माइंड में चले जाए कि आप नींद में भी पढ़ रहे हो ना, तो वो आपका आंसर नींद में भी सही जाना चाहिए। एक ये मेरा एक थोड़ा सा कह सकते हैं, क्या बोलते हैं वो, तकिया कलाम है। मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि ऐसे पढ़ो कि अगर मैं आप लोगों से नींद में पूछूं तो आप सही ही आंसर दो। तो ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1। पर्सनल टॉक्स ज्यादा हो जाती है कभी कभी, बट इट्स ओके, वो भी जरूरी है हमारे बीच पर्सनल टॉक सुना, ठीक है। सो रूल नंबर 1 क्या था हमारा, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कि साइज और कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या बताता है, हमें डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, और हमें ये बताता है हाउ मच शुड वी इन्वेस्ट, कि कितना हमें इन्वेस्ट करना है। ओके, ये था हमारा रूल नंबर 1। अब बात करेंगे अपने रूल नंबर 2 की। इतने में से ठीक से लिख देती हूँ जरा, ताकि आपको समझ में आए क्या लिखा है। सो स्टूडेंट्स, अब है हमारा रूल नंबर 2, जिसमें क्या कहा गया है, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। ऊपर हमने किसके बारे में जाना था, अमाउंट ऑफ साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। कि फिक्स्ड एसेट में यहाँ क्या कंसिडर कर रहे थे हम, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो ऐसी चीजें, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, BURDING बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग या सोन, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिक्स्ड एसेट्स में किन चीजों को कंसिडर किया जाता है, जिनको हम जल्दी से मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जिनको जल्दी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। सो रूल नंबर 2 क्या है हमारा, अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट। अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन, अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स क्या कहा गया है इसमें। अब हम यहाँ ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ हमने फिक्स्ड का तो डिसीजन ले लिया कि फिक्स्ड में किस किस को इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। अब सेकेंडली अब हम यहाँ डिसीजन लेते हैं किसके बारे में, कि हमारे जो करंट एसेट्स है, यानी कि क्रेडिट पॉलिसीज हो गई हमारी, और क्या क्या होता है हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें आती हैं करंट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स के बिहाफ पे। जैसे कि हमारा कैश हो गया, कि कितना हमें यहाँ कैश लगाना है, हाउ मच। फॉर एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं आपको कि यहाँ हम डिसाइड करते हैं किसको, कैश को इन्वेस्ट करने के बारे में डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि कितना कैश हमें इन्वेस्ट करना है, कितनी क्रेडिट पॉलिसी अपनी इन्वेस्ट करनी है। तो अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स में किसको कंसिडर किया जाता है, हाउ मच इन्वेस्ट ऑफ करंट, किसका,
करंट एसेट्स का, यानी कि कितना कैश, कितनी क्रेडिट पॉलिसीज या सो ऑन, हमारे पास जो जो हमारे रिसोर्सेज ऑफ इनकम है, हम किस किस को यहाँ लगा सकते हैं जो हमें उतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 2, अमाउंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट, यानी कि हम अपने यहाँ कैश को इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। किसको इन्वेस्ट करने की बात करते हैं? कैश को इन्वेस्ट करने की बात करेंगे। अब बात करेंगे अपने रूल नंबर 3 की। सो रूल नंबर 3 क्या है हमारा, जानते हैं जल्द ही। सो स्टूडेंट, थर्ड रूल क्या अप्लाई किया गया है हमारा यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। अब हम यहाँ ये भी डिसीजन लेते हैं कि किस किस तरीके के, मतलब कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किस तरीके से क्या करेंगे, रिफंड दे सकते हैं, किस तरीके से हमें प्रॉफिट देंगे। तो हम यहाँ अपने लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों टर्म के फंड्स का भी क्या करते हैं, दोनों तरीके के फंड्स को क्या करते हैं, सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें किनको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, कितने अमाउंट वाला इन्वेस्ट करना है और किसको इन्वेस्ट करना है, इन दोनों का डिसीजन लेते हैं। लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज का यूज करना है या फिर शॉर्ट टर्म की पॉलिसीज का यूज करना है। ठीक है, समझ में आया। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स में क्या था कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म के फंड्स को इन्वेस्ट करना है या फिर शॉर्ट टर्म का। अब बात करते हैं अपना रोल नंबर 4। क्या है हमारा रोल नंबर 4, जानते हैं जल्दी। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ जानेंगे अपना रूल नंबर 4 एंड 5 दोनों को ही एक साथ मैं आपको यहाँ बताऊंगी। इसमें रूल नंबर 4 क्या बताता है हमें कि ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग फाइनेंसिंग इनटू द डेट एंड इक्विटी। यहाँ पे हम अपने लॉन्ग फाइनेंसिंग टर्म्स को क्या कर देते हैं, ब्रेकअप कर देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और यहाँ डिसीजन लेते हैं कि हमें अपने इक्विटी शेयर्स को लगाना है इन्वेस्ट करने पे या फिर प्रेफरेंस शेयर को लगाना है, डिबेंचर्स को लगाना है, किसको लगाना है, मतलब ये हम यहाँ डिसाइड करते हैं, अपने लॉन्ग टर्म्स को ब्रेक कर देते हैं, लॉन्ग टर्म्स की फाइनेंशियल टर्म को ब्रेक करके फिर डिसाइड करते हैं कि किसका हमें यूटिलाइज करना है, कौन से लॉन्ग टर्म या कौन से शॉर्ट टर्म, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, किसका यूज करना है, किनको हमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, फिर क्या है, ऑल आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइटम है उनमें से भी हम डिसाइड करते हैं कि किसका हमें यूटिलाइज करना है, किनको हमें क्या करना है, किनको हमें इन्वेस्ट करना है। तो ये थे हमारे बेसिकली 5 रूल्स ऑफ, क्या था, 5 रूल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, ये था हमारा 5 रूल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसके बाद जानेंगे हम क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा क्या जानने वाला है ये और देख लेते हैं एक बार कि ऑब्जेक्टिव के बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो में भी ज्यादा लेंथी हो गई है। हाँ, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, देन उसके बाद जो फाइनेंशियल डिसीजंस आएंगे हमारे उनको हम अपने पार्ट 2 में देखते हैं, डिस्कवर करेंगे। ओके, सो डिस्कवर नहीं, सॉरी, कवर करेंगे। ओके, सो अभी जानेंगे अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव। सो सबसे पहले एक बात जान लीजिएगा, ये जो मैंने डायग्राम आपके लिए ड्रॉ किया है ये क्या बता रहा है कि जो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को बढ़ाना, किसकी? वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है इसमें इन लोगों का सिर्फ पर्टिकुलर वन एम होता है, वन ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है मैक्सिमाइज करना वेल्थ को। किसकी वेल्थ को? इक्विटी शेयर होल्डर की। और इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ कब मैक्सिमाइज होगी? जब इनकी इक्विटी शेयर्स का जो रेट होगा, जो प्राइस होगा वो बढ़ेगा, तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होगी, क्या होगी? वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। सॉरी, बताते बताते ही भूल गई क्योंकि मेरे गले में बहुत पेन हो रहा है इस टाइम, बोला बिल्कुल नहीं जा रहा है। सो क्या कहा गया ऑब्जेक्टिव में कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, यही इनका एक पर्टिकुलर क्या होता है, मोटिव होता है। और ये कब होता है? पहले जरा मैं इसका एक पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ, शॉर्ट ले लेती हूँ, फिर आगे लिखूंगी इसमें। हाँ, ये हो गया। सो क्या कहा गया इसमें? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। और ये कब बढ़ती है? इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ कब इंक्रीज होती है? ये इंक्रीज होती है जब शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती है। जब शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैल्यू इंक्रीज होगी, तब ये वेल्थ भी अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ये इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और मैक्सिमाइजेशन कब होता है उनकी वेल्थ का? जब शेयर की वैल्यू, इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। होपफुली समझ में आया होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ। अब इसी को रिलेट करते हुए इनके 4 ऑब्जेक्टिव और हैं। अगर ये चारों पूरे होते हैं तब जाके ये एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो कौन कौन से ये 4 ऑब्जेक्टिव है? नंबर 1, प्रॉफिट
मैक्सिमाइजेशन, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो सीधी सी बात है प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा ही होगा। नंबर 2 इज मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, हमें मेंटेनेंस करके चलना है, बैलेंस बना के चलना है अपने एसेट्स के बीच में, लिक्विडिटी उनके बीच में बनी होनी चाहिए, बैलेंसिंग वे में होनी चाहिए। फिर क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका हम क्या कर सकें, प्रॉपरली यूज कर सकें। अगर ये चारों चीजें होंगी, नंबर फोर्थ वन इज मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट विद द क्रेडिटर्स, यानी कि जो भी हम फाइनेंशियल कमिटमेंट करते हैं किसके साथ, अपने क्रेडिटर्स के साथ, उनको भी हमें फुलफिल करना है। जब हम ये चारों चीजों को फुलफिल करेंगे तभी क्या होगा, हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा और हमारे शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या था हमारे 4 ऑब्जेक्टिव इसके, एक था पर्टिकुलर वन, इस पर्टिकुलर वन को पूरा करने के लिए इन चारों को पूरा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट विद द क्रेडिटर्स। इन चारों को पूरा करेंगे तो आप क्या पूरा कर लेंगे, अपनी मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। होपफुली आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्या हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं, इसको इसी में कंप्लीट करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन को थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आगे का हम अपना कवर अप करेंगे पार्ट 2 में। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली चीज है जो है फाइनेंशियल डिसीजन। इस पार्ट में अब इस चैप्टर में ये जो सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करने वाला जो टॉपिक है वो यही है, फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन किससे रिलेट करता है, हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेट करता है। फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या लेना होता है, फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन क्या रेफर करते हैं, जो हमारे मनी से, रिसोर्सेज से, मनी से रिलेट करते हैं डिसीजंस, उन डिसीजंस को हमें फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर लेना होता है। अब बेसिकली हमारे 3 तरीके के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। कौन कौन सा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। कौन कौन से होते हैं, 3 मेजर डिसीजंस होते हैं। सो स्टूडेंट, फाइनेंशियल डिसीजन हमारे 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसपे हम ये डिटरमाइन करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी अमाउंट को, कितने रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ, कौन से फिक्स्ड एसेट्स, कौन से करंट एसेट्स को इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करने से कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये सब डिसीजन, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन हम किस में लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लेते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेट करता है कि हमारे जो मॉनेटरी टर्म है उनको हमें कैसे कैसे क्या यूज करना है। डिविडेंड डिसीजन यानी कि जो भी हमें प्रॉफिट मिला है अब उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे अपने डिविडेंड्स को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये थे हमारे फाइनेंशियल डिसीजन, 3 तरीके के, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इसी के साथ ये क्लास यही खत्म होती है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस पूरे चैप्टर को हम मतलब रेस्ट ऑफ चैप्टर को हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में करके मुझसे जरूर पूछिएगा कि क्या क्या डाउट है आपका। और अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाके इस डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का लिंक ड्रॉप करूंगी, अटैच कर दूंगी। आप उसको जाके मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी को फॉलो अप कर सकते हैं। एंड जरूर बताइएगा कि आप इंस्टाग्राम पे कैसे आए हैं, यूट्यूब से या फिर आपको किसी ने रिकमेंड किया है। ओके सो थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।